गुड इवनिंग टीम। एंटरप्राइज एआई के सीरीज में हम देख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक्स है ये क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी तक जो मैं बता रहा था कि पिछले सेशन में ही मैंने बताया था कि एआई के दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है जिसमें एआई को एज ए असिस्टेंट ऐड करते हैं, जैसे आप चैट बोट बनाते हो। तो चैट बोट आप किसी भी प्रोडक्ट में जब ऐड करते हैं ना, वो एड ऑन है, यानी एआई बंद हो जाए तो भी आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, हाँ आपका चैट बोट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप एआई प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसका कोर फंक्शनैलिटी और फीचर ही अगर एआई है, तो हम उसको एआई प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। लेकिन एआई का प्रोडक्ट बनाने के लिए या एआई का एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें किसी प्रकार का डाटा सेंटर या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें रेडीमेड सर्विस अवेलेबल होती है, हम उसका इस्तेमाल करके हमारे एप्लीकेशन को बना लेते हैं। तो अभी जो ये पहला स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये एक्चुअली में प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म्स में एक पहला प्लेटफॉर्म्स है माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, दूसरा जो है अमेजन का एडब्ल्यूएस है, और तीसरा गूगल का जीसीपी है। तो तीन प्लेटफॉर्म्स मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी जो है इन तीन प्लेटफॉर्म्स की है। तो एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट अगर आप कोई एआई का प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हो, या कोई नया रिक्वायरमेंट आया है जिसमें आपको एआई का पूरा इस्तेमाल करना है और एक प्रोडक्ट तैयार करना है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो उस कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा क्लाउड लें। देखो, एक तो सबसे पहला चीज होता है कि जिस कंपनी के लिए आप प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, अगर वो कंपनी ऑलरेडी एजोर पे काम कर रही है, ऑफिस 365 का लाइसेंस उसके पास है, एज्योर के माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की लाइसेंस है उनके पास, और ऑलरेडी एज्योर में उनका काफी कुछ डिप्लॉयमेंट हो चुका है और काम भी चल रहा है, और आप एक नया एप्लीकेशन अगर डिजाइन कर रहे हो, तो आपको वेटेज देना पड़ेगा एज्योर का, क्योंकि उनके जो रिसोर्स होंगे ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्स है, वो भी एज्योर में काम करने वाले होंगे। तो हमको जब ये सोचना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने से पहले, जब हम टेक्नोलॉजी स्टैक को डिफाइन करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला चीज तो मैं ये बता दिया कि अगर कोई कंपनी में ऑलरेडी पहले से क्लाउड का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है। सेकंड चीज ये होता है कि जैसे कि मान लो एजोर की अगर हम बात करेंगे, तो एजोर में एआई के लिए जो सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे ओपन एआई के जो मॉडल्स है बहुत सारे, जीपीटी खास करके सबसे मेन मॉडल है। तो जीपीटी में एक मिनी मॉडल होता है जो लो कॉस्ट होता है, और एक नॉर्मल मॉडल होता है जैसे जीपीटी 4, 5, 5.5, 5.5 प्रो, इस प्रकार से रहते हैं, राइट। इसके अलावा एजोर जो है थोड़े से दूसरे मॉडल भी प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि एम्बेडिंग के लिए मॉडल अवेलेबल है उसमें, डेले करके जनरेटिव एआई है। इसके अलावा कुछ एंथ्रोपिक के भी उसने बीच में ऐड किया था। तो हम दूसरे भी ओपन सोर्स भी थोड़े बहुत यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एजोर भी चूज करते हैं तो आपको एआई के जो एलएलएम होते हैं ना, वो आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे यूज करने के लिए। और इसके अलावा आपको कॉग्निटिव सर्विसेज मिलेगी। कॉग्निटिव सर्विस जैसे मैंने बताया था कि ओसीआर हो गया, विजन सर्विस हो गया, वीडियो या फिर इमेज में से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना, तो ये सब कॉग्निटिव सर्विस आती है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं एआई का, तो हमको दो ही चीज लगती है, एक तो हमें एलएलएम की जरूरत पड़ती है, और एक हमें कॉग्निटिव सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो इससे हमारा एआई का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर आप एजोर के अलावा दूसरा क्लाउड भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको एलएलएम मिलेगा, और उसमें भी कॉग्निटिव सर्विस मिलेगी। नाम थोड़े से चेंज होंगे, राइट। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर कॉग्निटिव सर्विस भी हमें इस्तेमाल करना है, तो एज ए आपको एपीआई मिलेगा, आपको उस एपीआई को कॉल करना है। अगर आप एलएलएम को यूज करोगे, तो जो भी एलएलएम आप यूज करोगे या एलएलएम को डिप्लॉय करोगे, आपको वहां से एपीआई का एंड पॉइंट मिलेगा, और कुछ पैरामीटर उसके साथ पास करने रहते हैं सीक्रेट की के साथ, तो वो काम करना स्टार्ट करता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि एआई का अगर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमको दो चीज चाहिए होती है, पहला एलएलएम चाहिए, और दूसरा हमें कॉग्निटिव सर्विस चाहिए। जो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा क्लाउड इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कॉस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी ये होता है कि हमको ओपन सोर्स और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलएलएम यूज करना है, और तो उस कंडीशन में एडब्ल्यूएस ज़्यादा बेटर होता है। इवन एडब्ल्यूएस जहाँ तक मेरा अनुभव है, एजोर से थोड़ा सा सस्ता होता है, बहुत ज़्यादा नहीं,
बट 19-20 का डिफरेंस होगा, लेकिन थोड़ा सा कम चार्ज होता है। लेकिन AWS में ओपन सोर्स सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसीलिए कोई कंपनी और ना क्लाउड में है ही नहीं, मान लो, या पहले से AWS में, या वो पहली बार क्लाउड चूज कर रही है, तो आप AWS का सजेशन दे सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की अगर कंपनी है, इकोसिस्टम माइक्रोसॉफ्ट है अगर कंपनी का, तो आपको एजोर सेलेक्ट करना होगा। और GCP जो है, ये भी एक रेयर कंडीशन होती है कि कभी कभी जैसे मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि बैंकिंग डोमेन की कंपनी है, तो बैंकिंग डोमेन में सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। तो एक सिक्योरिटी हाई लेवल जाने के कारण बहुत सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर US और UK के GCP को फॉलो कर रहे हैं, यानी GCP में ही उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर कोई कंपनी ऑलरेडी GCP यूज कर रही है, खास करके US बेस्ड बड़ी MNC कंपनी GCP यूज करती है बहुत सारी, तो आप फिर GCP में आपको डिजाइन करके देना होगा। राइट। तो एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आपको सभी सारे टेक्नोलॉजी या सारे क्लाउड्स पता होना चाहिए। और उसमें आपका नाम जो है चेंज होते हैं, बट आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार के नेम है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये Office 365 लिखा हुआ है ना, तो अगर मान लो कि कोई Office 365 लिख रहा है, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एजोर ही यूज करना होगा। तो एजोर ज़्यादा बेटर होता है उसके लिए। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है, जैसे कि AI सर्विसेज इसमें है। जनरेटिव AI का ये आपको यहाँ पर मिलेगा, फाइन ट्यूनिंग मॉडल भी मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल्स मिल जाएगा, और बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। मशीन लर्निंग टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो मशीन लर्निंग टूल्स यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण आप प्रिडिक्शन वगैरह कर सकते हो, एनोमली डिटेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ अवेलेबल है, आपको अपने एप्लीकेशन में इसका यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमको एजोर में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ता है। एजोर जो होता है ना, वो अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा कि वो भी फैसिलिटी देता है कि आप डायरेक्ट वहां पर एक AI का प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप उस एंड पॉइंट को ले करके आप अपना एप्लीकेशन जो किसी भी लैंग्वेज में, आप नेक्स्ट जेएस में अगर काम कर रहे हो, .NET में काम कर रहे हो, जावा में काम कर रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो API तो हर किसी में इंटीग्रेट होगा। तो एज ए API अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पर बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्ट ये क्या है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड्स हो सकता है कि आप लोग के लिए नया हो, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कॉग्निटिव सर्विसेज मैंने बता दिया, फॉर्म रिकॉग्नाइजर भी बता दिया। कोई भी आप स्कैन करते हैं तो वो फील्ड की वैल्यू को उठा के अपने आप फॉर्म में भर देता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ मॉडल्स है, तो मॉडल्स मैंने बताया था, जीपीटी के तो बहुत सारे मॉडल है। और फाइन ट्यूनिंग मॉडल आपको पता है कि डिप्लॉय करने के बाद हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, डाटा सेट बना करके। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मशीन लर्निंग स्टूडियो, ये मशीन लर्निंग स्टूडियो का मतलब ये होता है कि आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल को और अच्छे से ट्यून कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्शन वगैरह करने में। ML ऑप्स भी लिखा हुआ है नीचे। तो ML ऑप्स का मतलब है कि मशीन लर्निंग का जो डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। एक पूरी पाइपलाइन होती है ना, किस प्रकार से डाटा ट्यून होगा, ट्रेन होगा, तो इसके लिए एक पाइपलाइन बनानी पड़ती है, उसको ML ऑप्स बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर हो गया। अमेजन में देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पहला है सेज मेकर। तो सेज मेकर क्या चीज़ है? तो सेज मेकर जो है, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है जो एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसमें आप कोई मॉडल वगैरह को डिप्लॉय भी कर सकते हो, ट्रेन भी कर सकते हो, ये सारा चीज़ आपको फैसिलिटी देगा। तो सेम एज्योर में क्या था? एज्योर में था आपका एज्योर AI स्टूडियो, और जिसको बाद में नाम हो गया फाउंड्री, AI फाउंड्री। तो AI फाउंड्री एज्योर में, और सेम वैसा ही वाला जो है AWS में जाएंगे तो सेज मेकर। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि अमेजन में सेज मेकर क्या काम करता है, तो आपको बोलना है कि वहां पर जो LLMs होते हैं, मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स होता है, उसको हम डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इसमें एक एप्लीकेशन भी डायरेक्ट डेवलप कर सकते हो, आपको एनवायरमेंट देता है। और जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन एक दिया हुआ है, ये विजन सर्विस होता है। जैसे कि आपका एजोर में मैंने बताया ना, विजन सर्विस, OCR, जो फोटो और वीडियो में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है, तो वैसे ही यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन में एक सर्विस होती है। पॉली सर्विस, जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है। तो एजोर में भी मैंने बताया कि स्पीच सर्विस होती है, तो यहाँ पर उसका नाम है पॉली, है वही चीज। जैसे कि यहाँ पर है NLP, कंपेर
कंप्रेंड कंप्रेंड का मतलब है कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो वो एक सर्विस यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है, केवल नाम चेंज हो रहा है। तो जो एजोर में जो सर्विसेज है, सेम एडब्ल्यूएस पे भी है, बस उसका नेम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि अमेजन बेडरॉक। तो अमेजन बेडरॉक जो है, ये क्या करता है कि इसमें भी आप जो है मॉडल्स वगैरह डिप्लॉय कर सकते हो, और इस मॉडल का आप इस्तेमाल अपने एप्लीकेशन में कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल मतलब अमेजन में कुछ ओपन सोर्स मॉडल भी है, कुछ अमेजन का खुद का मॉडल भी है। वो सारा चीज आपको मिलेगा, जैसे कि टाइटन। टाइटन ये अमेजन का मॉडल है, लेकिन आप यहाँ जाओगे ना, बेडरॉक को जब ओपन करोगे तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स मिलेंगे। और आपको अगर सारे मॉडल्स का जानकारी है, तो जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो आप डिफाइन करोगे कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना है, तो किस काम के लिए चूज करना है। एम्बेडिंग करने के लिए एक मॉडल होगा, टेक्स्ट टू सिक्वल जनरेट करने के लिए होगा, है ना, कोई टेक्स्ट से रिप्लाई या रिस्पॉन्स देने के लिए होगा, इमेज जनरेट करने के लिए होगा, वीडियो जनरेट करने का होगा। ऐसे अलग अलग एलएलएम्स आपको मिलेंगे, और आपको अपने हिसाब से उसको यूज करना है। और रैक सिस्टम जो इसमें होता है, नॉलेज बेस्ड फॉर अमेजन बेडरॉक। तो यानी कि जो मैं बताया था ना, रैक सिस्टम क्या होता है कि एलएलएम से हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि कई ऐसे इंटरनल क्वेश्चन एलएलएम को नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको नॉलेज बेस्ड सर्च, सीमेंटिक सर्च करते हैं वेक्टर डाटाबेस में, और वहां से जो डाटा आता है उसको हम ले करके एलएलएम को भेजते हैं। तब एलएलएम जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम फॉर्मेटिंग करके यूजर को दिखाते हैं। तो ये एडब्ल्यूएस में भी रैक फ्रेमवर्क के लिए आपको सर्विसेज मिल जाएगी। सेम गूगल का जीसीपी आप देखोगे, तो जीसीपी भी क्या है कि इसमें भी सब चीज वही मिलेगा। तो जैसे इसमें आप देखोगे एक टीपीयू लिखा हुआ है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं अभी पिछले सेशन में जिक्र बार बार जो बता रहा था, जीपीयू। ठीक है, जीपीयू मैं बता रहा था कि एआई के लिए जीपीयू यूज होता है, और जीपीयू पूरे दुनिया में जो देने का काम करता है वो एनवीडिया कंपनी। एनवीडिया कंपनी का जीपीयू जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, और एनवीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बहुत सारे ऑर्डर है, 10-15 साल के, वो नया ऑर्डर ले भी नहीं रही है। तो इतने ऑर्डर्स उसको मिल चुके हैं, लेकिन गूगल ने क्या किया, अपना ही चिप निकाल दिया जिसका नाम है टीपीयू, जो जीपीयू से भी फास्ट है। तो जीपीयू से भी फास्ट है टीपीयू। और टीपीयू अभी गूगल अपने पास ही रखा हुआ है, अपने आप सब खुद का सर्वर डाटा सेंटर में यूज कर रहा है टीपीयू, जो कि जीपीयू से भी बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। तो इसमें भी सेम वही है कि आप इसमें बहुत सारी कॉग्निटिव सर्विसेज भी अवेलेबल है। मॉडल वगैरह आप कस्टमाइज कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो। अच्छा, इसमें जनरेटिव एआई के लिए इसमें भी जैसे कि आपका वर्टेक्स एआई। तो वर्टेक्स एआई जैसे मैंने बताया एजोर स्टूडियो, है ना, जैसे बेडरॉक। तो ऐसे ही यहाँ पर गूगल में आता है वर्टेक्स एआई। तो वर्टेक्स एआई भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप बहुत सारे मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। ये सब आप काम कर सकते हैं, एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। और गूगल का जो मेन एलएलएम है वो जेमिनी। जैसे आइसोर में मेन जो है जीपीटी है, ऐसे ही यहाँ पर जब आओगे जीसीपी में ट्रेन मॉडल अगर आपको यूज करना है, आपको जेमिनी यूज करना पड़ेगा, जेमिनी प्रो, जेमिनी 3 वर्जन, उसका प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, या उससे भी लेटेस्ट अभी आने वाला है। तो ये आपको मिल जाएगा। इमेज जनरेशन एपीआई मिल जाएगी, यानी कि और भी इसमें ओपन सोर्स मॉडल मिल जाएंगे जब आप जाके देखोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। और एआई गवर्नेंस वगैरह के लिए इसमें कुछ टूल्स वगैरह है, मॉडल की मॉनिटरिंग करने के लिए है। तो ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप अगर एआई का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप तीनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म में बना सकते हो। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म चूज करने से पहले कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी, आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, और जिस कंपनी के लिए आपको बना रहे हो उस कंपनी में ऑलरेडी कोई अगर क्लाउड यूज हो रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी या उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा देना होगा। तो ये हमारा हो गया स्लाइड 1। स्लाइड 2 में जाते हैं। स्लाइड 2 भी कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर भी ये समझाया कि जो 3 प्लेटफॉर्म है, एजोर है आपके पास, एडब्ल्यू एस है, एंड गूगल क्लाउड है। और इसमें भी आपको सेम ये सर्विसेज यहाँ लिखा हुआ है कि एआई की जितनी सर्विसेज एजोर में अवेलेबल है, सेम वही आपको एडब्ल्यूएस में भी मिलेगी। नाम थोड़े से चेंज हो जाएंगे उसके, और गूगल में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज है। मतलब इसमें दो प्रकार की सर्विस होती है, एक एलएलएम होता है और एक आपका कॉग्निटिव सर्विस होती है। और एलएलएम में भी होता है एक जो ट्रेंड एलएलएम होता है, और एक होता है कस्टम एलएलएम, या फिर जिसको हम ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में हमको अवेलेबल मिल जाएगा, और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आते हैं हम एज्योर में आते हैं। तो एज्योर में एआई से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो है एज्योर ओपन एआई सर्विस जो ज़्यादा पॉपुलर है। फिर इसके बाद एज्योर एआई सर्विस। फिर इसके बाद है एआई फाउंड्री। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एज्योर मशीन लर्निंग एमएल सर्विस। इसके बाद आता है एज्योर एआई स्टूडियो। फिर उसके बाद आता है एआई एजेंट सर्विस। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक्स। और फिर आता है आपका एकेस। तो जनरली इस प्रकार की सर्विसेज आपको यूज होती है। इसमें जो एजोर एआई फाउंड्री जो दिख रहा है और एजोर एआई स्टूडियो दिख रहा है, ये लगभग एक ही चीज है। पहले उसका नाम एजोर एआई स्टूडियो होता था, बट अभी उसका नाम चेंज हो गया और अभी अब अगर एजोर में आप जाओगे तो आपको एजोर एआई फाउंड्री के नाम से ये दिखाई देगा। तो ये क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कोई एक एआई का से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपकी कंपनी का एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो एजोर पे। एक्टिव डायरेक्टरी मतलब आप समझ रहे होंगे कि कंपनी के जितने एम्प्लॉई है उसको वहीं रजिस्टर्ड करना रहता है। अगर एम्प्लॉई नया ज्वाइन करता है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उसका ईमेल आईडी नया बनता है। और जब वो कंपनी छोड़ के जाता है तो उसको डिसेबल कर दिया जाता है। राइट। तो इस प्रकार का आपका एक्टिव डायरेक्टरी है। ऑफिस 365 आपके पास है। और भी बहुत सारी आपके पास एजोर की सर्विस है। तो जब आप एआई फाउंड्री में जा करके आप अगर डेवलपमेंट करते हो, एआई का एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे फ्लो में बता रहा हूँ, कोई नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन होता है तो नया एम्प्लॉय जब ज्वाइन होता है तो एचआर क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद उसको सबमिट कर देगा। तो जैसे सिग्नल यहाँ पर आएगा एआई फाउंड्री पे, तो एआई फाउंड्री का जो एजेंट सर्विस है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी में उस यूजर का अकाउंट क्रिएट करेगा। उसका ईमेल बन जाएगा। ईमेल बन जाएगा तो ईमेल उसको उसके पुराने ईमेल में और उसके मोबाइल नंबर पे एसएमएस पे जाएगा। जब वो ईमेल को खोलेगा तो उसमें वेलकम मैसेज भी भेज देगा। तो जब पहली बार आप खोलते हो कंपनी का ईमेल तो आपको उसमें दो तीन वेलकम मैसेज आ जाते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये एआई से हो रहा है। इसको कोई बैठ के वो वेलकम मैसेज को भेजने का काम नहीं करते कंपनी में। तो अगर बड़ी कंपनी, एमएनसी कंपनी, तो वहां पर ये एआई को डेवलप किया जाता है ताकि कुछ बहुत सारी प्रोसेस जो ऑटोमेट हो सके। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए बताया कि कई बार ये नाम बार बार सामने आ रहा है, एआई फाउंड्री या एआई स्टूडियो, तो ये क्लियर नहीं हो पाता। तो एआई फाउंड्री आप समझ गए कि किसी भी क्लाउड में यानी कि एजोर में जब आप कोई डेवलपमेंट डायरेक्ट एजोर में जाके करने जा रहे हो तो आपको एक तो या तो एआई स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी जिसका जो पुराना वर्जन है, और या फिर नए में आपको एआई फाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। एआई फाउंड्री में जा करके आप मॉडल वगैरह बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो, और उसको आप किसी भी सर्विस से जोड़ सकते हो। चाहे आपका कैलेंडर होगा, मेल सर्विस होगा, डाटाबेस होगा, या आपके ब्लॉग स्टोरेज वगैरह या किसी प्रकार का स्टोरेज है, तो उन सब से जोड़ करके आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। इसके लिए सुविधा देता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे देखते हैं अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर फिर से आ गया आपका एजोर एआई फाउंड्री। राइट। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले इसका नाम जो था एजोर एआई स्टूडियो था, लेकिन अभी इसको एआई फाउंड्री बोल रहे हैं। और एआई फाउंड्री का भी एक नया वर्जन आ गया। तो जब भी आप एजोर में जाओगे तो ऊपर एक टॉगल स्विच दिखेगा न्यू वर्जन में जंप करने का। अगर आप उसको दबा दोगे तो न्यू वर्जन में आप चले जाओगे। तो किसी को अगर पुराने वर्जन में काम करने की आदत है तो वो जनरली जाता नहीं। लेकिन जो नया व्यक्ति है वो न्यू वर्जन में ही डायरेक्ट काम कर लेगा, तो उसमें उसका हाथ जम जाएगा। तो एआई फाउंड्री में जा करके जनरली हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आता है आपका मॉडल कैटलॉग। तो मॉडल कैटलॉग में 100 से ज्यादा मॉडल्स होते हैं। जब आप उसमें सर्च करोगे ना तो 100 से ज्यादा मॉडल्स होंगे। तो पहले तो जीपीटी सीरीज के सारे मॉडल दिखेंगे। जीपीटी के अलावा जैसे डाले दिखेगा। इसके अलावा एम्बेडिंग के मॉडल दिखेंगे कुछ। और कुछ हो सकते हैं कि दूसरी कंपनी के जैसे क्लाउड वगैरह के होते हैं ना, सोनेट वगैरह, ये भी आपको दिखाई दे सकते हैं। और आप उसका भी डिप्लॉयमेंट करके एपीआई की के द्वारा, एंड पॉइंट के द्वारा आप उसको कॉल कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी आपको सर्विस यहाँ पर मिल जाएगा। इवेल्युएशन जो आपके टूल्स होते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद डिप्लॉयमेंट का फैसिलिटी है तो आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। और इसके बाद आपकी मॉनिटरिंग भी यहाँ से हो जाती है। आप टोकन वगैरह को यहाँ से देख सकते हो, इन टोकन, आउट टोकन, उसको या टोटल टोकन जो है इसको भी हम देख सकते हैं। तो एआई फाउंड्री बेसिकली हमको सुविधा देता है कि मॉडल्स वगैरह को डिप्लॉय करना, और आप उसमें एक अपना ऑटोमेशन का छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो और उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो ये एक टूल है एआई डेवलप करने का डायरेक्ट क्लाउड में।
एजोर क्लाउड में। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स है जैसे कि फाउंड्री कंट्रोल प्लेन। तो ये क्या करता है एग्जैक्ट कि ये एक सेंट्रल हब होता है जहां से पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप 8-10 मॉडल अगर डिप्लॉय कर रहे हो, या आप कहीं पर डाटा आप रखे हो उससे उसको कनेक्टिविटी दे रहे हो, या आप पूरे फ्लो को मॉनिटर करना चाहते हो, तो ये फाउंड्री कंट्रोल प्लेन होता है जहां से आप पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फाउंड्री टूल्स का मतलब क्या होता है कि जिसका आप यूज करते हैं, जैसे कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, कोई स्पीच वगैरह जो है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, तो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिसका आप इस्तेमाल आपके एप्लीकेशन में कर सकते हो। फाउंड्री मॉडल तो मैं बताया ना, 100+ फाउंड्री मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद है इसका फाउंड्री एजेंट सर्विस। एजेंट सर्विस का मतलब क्या होता है, जो ऑटोनोमस काम करता है ऑटोमेटिकली, यानी कि हमको बार बार इसको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि एम्प्लॉय का अगर मान लो ऑनबोर्डिंग होता है, तो ये जो एजेंट सर्विस है ये एक्टिवेट हो जाता है, और एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग के बाद 8-10 जितने भी काम करने होते हैं वो एक एक करके करना चालू कर देता है, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी का रजिस्ट्रेशन कर देगा, ईमेल जनरेट कर देगा, वेलकम मैसेज भेज देगा, और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन का राइट्स वगैरह देगा। ये सारा चीज वो एक के बाद एक करना चालू कर देता है। फिर इसके बाद आता है आपका फाउंड्री आईक्यू। फाउंड्री आईक्यू का मतलब होता है कि जैसे आपका रैक फ्रेमवर्क जो मैंने बताया था ना, सर्चिंग वगैरह करने का जो रहता है, वो आपको यहाँ पर सर्विसेज मिल जाएगी और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एजोर एआई सर्च जो है ये खुद का है, एजोर का है, लेकिन बहुत कॉस्टली है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, स्पीड बहुत फास्ट है। तो अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़े बजट का है, और डाटा भी बहुत ज्यादा है, तो आपको ये यूज करना चाहिए एजोर एआई सर्च। तो ये फाउंड्री का हो गया। फिर यहाँ देखते हैं ओपन एआई सर्विसेज। तो ओपन एआई तो आपको पता है कि जो सबसे पहले एआई को मार्केट में ज्यादा पॉपुलर किया ओपन एआई, और जितने भी जीपीटी मॉडल है सब इसी के। ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मतलब ये एआई को डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट से टाई अप है इसका, और कुछ 40% की पार्टनरशिप है। तो ओपन एआई मार्केट में सबसे पहले आया, तेजी से फैला, लेकिन इसको टक्कर दे दिया एंथ्रोपिक ने। और आज मैंने शायद एक वीडियो भी शेयर किया है। तो फेबल 5 बहुत ही पावरफुल दुनिया का, और मैं 3 दिन से इस्तेमाल किया। फ्राइडे को किया था, सैटरडे को किया था, और कल किया था थोड़ा सा, यानी कि लगातार 3 दिन मैंने फेबल को यूज किया। मुझे मालूम है बहुत महंगा है, मतलब वो 1 मिनट के अंदर ऐसे उड़ा देता तुरंत टोकन वगैरह को। लेकिन मुझे मेरे प्रोजेक्ट का एक प्लान क्रिएट करना था, तो मैंने सबसे पहले एंथ्रोपिक का मैंने प्लान ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया मंथली, और फैबल को ही चलाते देखा मैंने। तो 3 बार मैंने फैबल यूज किया। ओपस तो मैं कई बार कर चुका हूँ, और अभी भी कर ही रहा हूँ। ओपस ओपस 4.8 और सोनेट वगैरह यूज कर रहा हूँ। तो एंथ्रोपिक मेरा खुद का बहुत फेवरेट है, बहुत टॉप का, और वर्ल्ड का भी फेवरेट है। तो आप वो वीडियो को जरूर देखो, मैंने चैट में भी उसको शेयर किया हुआ है, तो उसको देखिए आप। किस प्रकार से अमेरिका उसको प्रतिबंध लगाया, और आज सुबह ही मैसेज आ गया कि फेबल नॉट अवेलेबल। तो मेरे को समझ नहीं आया पहले मॉर्निंग में कि क्या हुआ। अभी पता चला कि अमेरिका ने रोक लगाया, वहां से सरकार ने रोक दिया उसकी सर्विस को। तो अब वापस आते हैं ओपन एआई को। तो ओपन एआई को क्यों टक्कर दे दिया उसने, तो ओपन एआई में जो सबसे सस्ता मॉडल था वो GPT-4 था। अच्छा, GPT-4 में भी GPT-4 मिनी और सस्ता है। तो अगर आप चैट बोट वगैरह डेवलप करना चाहते हो, तो आपको जीपीटी का मिनी वर्जन यूज करना है। वो सफिशियंट होता है चैट बोट के लिए। लेकिन आपको नॉलेज बेस्ड, या आपको रीजनिंग, या आपको जनरेटिव कुछ इस टाइप से अगर काम करना है, तो उसके लिए फिर आप जीपीटी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4 की सर्विस ही बंद कर दिया। मैंने खुद यूज कर रहा था, लेकिन फिर मेल आया मेरे को कि अप्रैल के बाद से आपको इसका सर्विस मिलेगा नहीं, टोटल बंद कर दिया। तो मुझे फिर क्या करना पड़ा, 4 ओ में शिफ्ट होना पड़ा। तो 4 ओ है, GPT-5 की सीरीज चल रही है, 5.6 आ चुका है प्रो वर्जन। डाले जो है एक्चुअली में ये सब जो है ना, आपका जनरेट करता है, जैसे कि वीडियो क्रिएट करना है, ऑडियो क्रिएट करना है, ये सब इसमें सुविधा रहती है। एम्बेडिंग मॉडल का काम क्या होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको चंक बना करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करता है, एम्बेडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। तो उसके लिए इस मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ओपन एआई की जो सर्विसेज है ये जरूरी है। अगर आप चैटबॉट भी बना रहे हो तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर एआई का मॉडल, एआई का ही प्रोडक्ट बना रहे हो, तो डेफिनेटली हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एजोर ओपन एआई की यहाँ पर कुछ सर्विसेज है, इमेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है।
इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा। तो आपका मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट इसमें ओपन एआई में ये भी मिल जाएगा आपको। डिप्लॉयमेंट मिल जाएगा, आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो। एजोर एआई सर्च भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो लेकिन हालांकि कॉस्टली है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट का बजट अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए एजोर एआई सर्च। फिर इसके बाद एंटरप्राइज सिक्योरिटी इसके अंदर बहुत सारी है। और एजोर एआई फाउंड्री प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पर आप ये टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं फाउंड्री वगैरह के। तो ये आपका एक ओपन एआई का एक ओवरव्यू सर्विसेज है। तो केवल एजोर भी अगर आप यूज करना चाहते हो किसी भी एआई प्रोडक्ट में तो कर सकते हो, क्योंकि जितने भी एजोर, एडब्ल्यूएस और जीसीपी, इसमें एआई से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज एजोर के बदले एडब्ल्यूएस से लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आप एक क्लाउड में भी जाओगे तो भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको दूसरे क्लाउड में जाने की जरूरत नहीं है। एआई सर्च, ये एआई सर्च एक्चुअली में बहुत फास्ट है, लेकिन ये कॉस्टली भी है। तो एग्जैक्टली क्या करता है, तो ये क्या करता है कि ये सर्च इंजन है एग्जैक्ट, जो इंडेक्सिंग, अंडरस्टैंड, रिट्रीवल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेट डाटा सेट। तो ये जो आरएजी मैंने बताया था ना, रैक फ्रेमवर्क, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आपको रैक फ्रेमवर्क करना है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या यूज करोगे। तो खुद मैंने अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले एआई सर्च का इस्तेमाल किया, लेकिन जब इसमें देखा कि इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही थी करीब 10,000 पर मंथ पड़ रही थी, लेकिन वो बजट कम था प्रोजेक्ट का। तो मैं बोला कि 10,000 पर मंथ केवल एक ही सर्विस का पड़ जाएगा, फिर डाटाबेस और भी सर्विसेज है उनकी भी कॉस्ट है, एलएलएम मॉडल की भी कॉस्ट है। तो मैंने इसको चेंज करके वेक्टर डाटाबेस में गया, और वेक्टर डाटाबेस में पोस्टग्रे में गया। तो वो लगभग वो फ्री हो गया, क्योंकि पोस्टग्रे तो वैसे भी मेरे एप्लीकेशन में लगना ही था, पोस्टग्रे का डाटाबेस, पोस्टग्रे सर्वर। तो उसमें मैंने क्या किया, टेबल बना दिया, और उसमें वेक्टर वगैरह का पूरा फील्ड वगैरह बना के मैंने एआई सर्च उसमें कर दिया। तो मेरा काम फ्री हो गया। और वहां पर चैटबॉट बनाना था मुझे, और बहुत ही एक्यूरेट काम कर रहा है। तो यानी आपको ये सोचना पड़ता है कि आप कौन सी सर्विस लोगे। मैं एआई सर्च सर्च ले भी लेता तो भी काम होता है, एक्यूरेसी भी मिल जाती, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ जाता है। तो मैंने उस कॉस्ट को, 10,000 पर मंथ कॉस्ट को सीधा जीरो कर दिया। तो अगर आप एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कॉस्टिंग पे भी फोकस करना होता है। तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कि ये पीडीएफ सर्च करता है, नॉलेज सर्च करता है, सिमेंटिक सर्च करता है और वेक्टर सर्च करता है। तो ये सारे सर्च करने की फैसिलिटी एआई सर्च में। लेकिन मैं जो कर रहा था वो क्या था, सिमेंटिक सर्च था। यानी कि मुझे एम्बेडिंग फॉर्मेट में वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करना पड़ता था, और सिमेंटिक सर्च करके डाटा, मैं डायरेक्ट पीडीएफ सर्च और ये सब नहीं कर सकता था, और मुझे जरूरत भी नहीं था। एआई सर्च अगर यूज करोगे तो आपके पास थोड़े ऑप्शन बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एजोर एमएल। तो एजोर एमएल का मतलब क्या होता है कि ये एंटरप्राइज ग्रेड का क्लाउड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू मैनेज द एंटायर मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। तो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मॉडल को डिप्लॉय करते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं, है ना, ट्रेन करने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हम जो करते हैं इसको हम बोलते हैं कि एजोर एमएल। तो एजोर एमएल में जैसे क्या क्या रहता है इसकी लाइफ साइकिल में, मॉडल कैटलॉग जहां भी आ गया तो समझ जाओ कि आपको मॉडल डिप्लॉय करने को मिलेगा। वहां पर बहुत सारे मॉडल्स रहेंगे जिसके अलग अलग सर्विसेज होंगे। जनरेटिव मॉडल अगर होगा तो क्या करेगा, जनरेट करेगा, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया। और अगर आपको सर्विस मॉडल है, एलएलएम, तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक सर्विस है। तो जब आप ये इस्तेमाल करोगे यहाँ पर एजोर एमएल में, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज कर सकते हो, इवेल्युएशन, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो और मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो आपको ये सारी सुविधाएं आपको एजोर एमएल पे मिल जाती है। और एजोर एमएल का मेन काम क्या होता है, जैसे एनोमली डिटेक्शन करना है, प्रिडिक्शन करना है, नेक्स्ट ईयर सेल्स क्या होगा, इस प्रकार का जो वर्क करना होता है, हिस्ट्री डाटा से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, एंड उसके हिसाब से फिर आगे प्रोडक्शन करना, ये काम होता है एमएल का। तो वो उसके लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा, अगर हमारे प्रोडक्ट में हमको इस प्रकार की फैसिलिटी देना पड़ेगा तब। तो एजोर एमएल की जो साइकिल्स होती है, वो यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या साइकिल्स होती है। जैसे सबसे पहले तो डाटा इंजेक्शन करना होता है, डाटा बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, पूरा हिस्ट्री डाटा डालना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, वो ऑलरेडी 8 साल से 10 साल से चल रही है, उसके डाटाबेस में ऑलरेडी डाटा है। हो सकता है कि 10 साल में उसके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, प्रिंट आउट हो, पीडीएफ हो। तो हमें वो सारा चीज को उठा के पहले डंप करना होगा, और उसको ट्यून करना होगा, क्लीन करना होगा। तो उसके ऊपर फिर ये एमएल काम करेगा।
तब डाटा पहले चाहिए, क्योंकि बिना डाटा के एमएल जीरो। तो आपको पहले डाटा होना चाहिए, देन उसके बाद ट्रेनिंग। तो आपके पास डाटा होगा तो ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उसको ट्यून करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है, फिर इसके बाद आता है आपका डिप्लॉयमेंट। तो एक बार डिप्लॉयमेंट हो गया तो आपको क्या होता है, एंड पॉइंट मिल जाता है। आप एंड पॉइंट को सिक्योर भी कर सकते हैं, इस एंड पॉइंट को किसी एप्लीकेशन से कॉल करके आप रिजल्ट ले सकते हो, एपीआई आपको मिल जाती है। देन आता है आपका मॉनिटरिंग, कि आपका जो एमएल है वो कैसा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं हो गई है ना, तो या उसकी कॉस्ट भी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। तो ये सारा चीज जो होता है मॉनिटरिंग में आता है। तो अगर कोई आपको अगर एमएल का लाइफ साइकिल पूछता है, या आपको ये बोलता है कि किस प्रकार से एमएल में काम होता है, तो आपको ये चार मेजर स्टेप्स है। हालांकि इसमें और पार्शियल छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे बहुत डिटेल में जब काम करने जाएंगे, लेकिन मेजर ये फोर है कि सबसे पहले आपको डाटा चाहिए। डाटा के बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में आपको ट्यून डाटा चाहिए या ट्रांसफॉर्म किया हुआ डाटा चाहिए, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए उसका, और देन उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग आती है। तो आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो। एआई स्टूडियो यानी सेम वही फाउंड्री का ही पहले नाम था, एआई स्टूडियो बाद में फाउंड्री है। तो यहाँ पर एआई फाउंड्री में जो आप ऑप्शन देख रहे थे, सेम यही चीज यहाँ पर भी लाइफ साइकिल में कि आपका जैसे कि प्रॉम्प्ट फ्लो, मॉडल टेस्टिंग, इवेल्युएशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई एआई का ऑटोनोमस कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो आप डायरेक्ट आप एजोर स्टूडियो में कर सकते हो। एजोर स्टूडियो डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके भी काम कर सकते हो, और अगर आपको डेस्कटॉप में इंस्टॉल नहीं करना है, आप एजोर के पोर्टल में लॉगिन करके डायरेक्ट वहां पर भी आप काम करके अपना पूरा सेटिंग कर सकते हो। तो लो कोड डेवलपमेंट है, लो कोड मतलब कि बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करना है। लो कोड का मतलब ये होता है ना, तो आप कम से कम कोड में आप एआई का कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसके लिए ये अवेलेबल रहता है। तो दोनों तरफ से अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इसकी सेटअप फाइल को चला करके और अपने लैपटॉप से भी डायरेक्ट आप काम कर सकते हो, या फिर एजोर पोर्टल में भी डायरेक्ट आप इसमें वर्क कर सकते हो। ये इसकी स्क्रीन है। अगर आप एजोर में जा करके देखोगे अगर, तो आपको इस प्रकार से ये दिखाई देता है। लेकिन अभी नहीं दिखेगा क्योंकि एआई स्टूडियो अब चेंज हो गया फाउंड्री में। तो फाउंड्री की स्क्रीन मिलता जुलता ही मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। तो यहाँ से आप फिर देख सकते हो आपको जो भी देखना है। तो कुछ लेफ्ट साइड में इसके सब रहेंगे, नेटवर्किंग वगैरह सेट करना रहता है, प्रॉपर्टी सेट करना होता है, कुछ अलर्ट लगाने होते हैं। और ये आपका जीपीटी के मॉडल्स देखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होता है। डिप्लॉयमेंट करना है अगर मान लो तो आपको यहाँ जाना होगा। तो इसमें अगर आप स्पेशल अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल नॉर्मल लेवल पे कम होता है। एआई का डेवलपमेंट में सबसे पहले चैटबॉट आता है जो सबसे ज्यादा हो रही है। सेकंड नंबर में एआई का एजेंट का यूज हो रहा है। फिर उसके बाद एजेंटिक एआई आ रहा है, और एजेंटिक एआई के बाद एआई का प्रोडक्ट की बात हो रही है फाइनली। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट चल रहा है। तो इसका मैंने ज्यादा यूज नहीं देखा, बट एमएनसी कंपनी में उसके जो इंटरनल प्रोसेस को ऑटोमेशन करने के लिए जो बनाया जा रहा है वो इसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब इसके बाद जैसे हम आते हैं कि एजोर एआई एजेंट सर्विस। अभी एजेंट सर्विस का मतलब समझ में आ गया कि एजेंट का मतलब है कि वो ऑटोनोमस वर्क करता है। उसको एक गोल दे दिया जाता है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज का खुद का डिसीजन होता है। तो एजेंट जो होता है, एक बार बना के उसको गोल वगैरह प्लान वगैरह बता के डिप्लॉय कर देते हैं, और वो फिर अपने आप समय टू समय काम करते रहता है। जो रिस्पॉन्स आता है वो किसको भेजना उसको भेज भी देता है, कहीं से डाटा लेना तो वहां से डाटा भी ले लेता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो इस प्रकार के एजेंट सर्विस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एजेंट सर्विस में जैसे कि मान लो कुछ कैपेबिलिटीज यहाँ दिया है, जैसे ईमेल एक्शन। तो आपने कोई एजेंट सर्विस बनाया है, तो वो एजेंट सर्विस जो रहेगा वो बहुत सारा काम कर सकता है। जैसे कि इनकमिंग थ्रेड्स को रीड कर सकता है। अगर इनकमिंग मैसेज आ रहे तो उसमें कोई स्पैम अगर आए तो तुरंत रीड करेगा और उसको अलग कर देगा, आपके पास नहीं डालेगा, उसको सीधा डिफरेंट कर देगा। ड्राफ्ट रिप्लाई यानी कि कोई मेल आ रहा है और ऑटो रिप्लाई कर दिया उसको, या आपने पहले से कुछ बना के रखा हुआ है कि अगर इस टाइप का मेल आएगा तो ये मैसेज को रिप्लाई कर देना, है ना, तो ये सब काम कर देगा। डिस्पैच कम्युनिकेशन, तो ये ईमेल पे काम कर लेगा। कैलेंडर में एक्शन कर लेगा। तो जैसे आपके कैलेंडर्स होते हैं ना, जैसे कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी है तो डेफिनेटली आपका एक कैलेंडर होगा। आउटलुक में आप जाते हो ना, कैलेंडर ओपन करते हैं जहाँ पर आपके मीटिंग वीटिंग शेड्यूल्स रहती है। तो एजेंट को कि अगर जैसे सिग्नल मिलता है तो ये आपका एक इनविटेशन वगैरह बना सकता है, या इनविटेशन मल्टीपल लोग को भेज सकता है, उसके कैलेंडर को बुक भी कर सकता है।
तो ये सब फैसिलिटी एजेंट के पास रहती है। एजेंट को एक्सेस देना रहता है बस। जैसे एक्शन देते हैं वो एक काम करना चालू कर देता है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस का काम कर सकता है। अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे डिप्लॉय हो रहा है या अपलोड हो रहा है, या आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसको समराइज करके आपको चाहिए, तो वो समराइज करके मेल कर सकता है या आपको वापस भेज सकता है। तो ये भी काम कर सकता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो इंफॉर्मेशन वगैरह वो रीड कर सकता है। रीजनिंग भी कर सकता है उसका। तो यहाँ पर तो कुछ सर्विस दिया है। जैसे ऑफिस 365 है, उससे अगर इंटीग्रेट कर दिए तो ऑफिस 365 की जितनी सर्विसेज है वो उनको कंट्रोल करेगा, उनको वो एक्शन पे ले सकता है। तो एजेंट एक्चुअली में क्या होता है कि आपको इसको परमिशन देना होता है। आप जहाँ परमिशन दोगे वहाँ काम करेगा। जैसे मैं अभी जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ उसमें एमसीपी मैं यूज कर रहा हूँ। तो एमसीपी को मैंने मतलब परमिशन दिया, तो वो मेरे डाटाबेस को कनेक्ट कर लेता है, वो मेरे वो वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर लेता है। वर्चुअल मशीन में जाके कोई डाटा डाल देता है या उसके अंदर कोई कमांड चला करके वहां से लॉग वगैरह को लेके भी आ जाता है। तो मैंने उसको परमिशन दिया कि भाई तू स्वतंत्र है, मेरे को ये काम करना है, उसके लिए तुम डिप्लॉय करना है डिप्लॉय भी कर दो। वीपीएस के अंदर जाके देखना है वहां जाके देख लो। डाटाबेस के अंदर जाके कुछ एंट्री करना है वो कर लो, टेबल चेंज करना कर दो। तो ये चीज देखो एजेंट के द्वारा ही होता है। तो एजेंट सर्विस का मतलब क्या होता है, जो थोड़े से स्वतंत्र होते हैं, वो अपने आप काम करते हैं, उसको एक गोल दे देते हैं तो वो काम करना चालू कर देता है। तो ये आपका हो गया। तो ये एजेंट सर्विस बनाने की सुविधा आपको मिल जाती है ओपन एआई पे, एजोर पे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, इसमें आपका एक इनपुट होता है, एक एजेंट के पास जाता है, ठीक है, और फिर एक आउटपुट निकलता है। तो जो इनपुट रहता है जिसमें यूजर का मैसेज हो सकता है, कोई यूजर टाइप करे, सिस्टम का इवेंट हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई फाइल अपलोड हुआ, वहां से इवेंट ट्रिगर हो गया और तुरंत ही एजेंट काम करना चालू कर दिया। एजेंट का मैसेज हो सकता है कि जैसे एक एजेंट दूसरे एजेंट को मैसेज दिया और वो काम करना चालू कर दिया। तो इनपुट के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं। एजेंट में जैसे एलएलएम होता है तो होना जरूरी है, क्योंकि बिना एलएलएम के तो एजेंट ही नहीं बनेगा। इंस्ट्रक्शन होते हैं और टूल्स होते हैं इसके पास। तो टूल कॉलिंग, एजेंट मतलब टूल को कॉल करता है, उससे ही काम करता है। जैसे मान लो इस एजेंट को डाटाबेस से डाटा लेना है, तो वो एजेंट जाके डाटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा। एजेंट के पास बहुत सारे टूल्स होंगे, तो वो क्या करेगा, उस टूल को कॉल करेगा जो डाटाबेस से डाटा लेके आएगा, या एपीआई टूल को कॉल करेगा जो एपीआई हिट करके डाटा लाके इसको देगा। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टूल्स होते हैं, इन टूल का इस्तेमाल एजेंट करता है। ये टूल हजारों प्रकार के हो सकते हैं। जब आप एजेंट बनाओगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, आपको वो टूल को इसको देना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी कि तुम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट्स देनी होगी, तब जाके वो इसका इस्तेमाल करता है। और आउटपुट में क्या हो सकता है कि आपको कोई एजेंट मैसेज बना सकता है जो किसी दूसरे एजेंट के पास जा सकता है, और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे सकता है जो जो आपके पास डायरेक्ट आता है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट रहता है। तो ये एजेंट सर्विस अगर आप चाहो तो ये भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने लास्ट सेशन में एजेंटिक एआई का एक एप्लीकेशन का पूरा कोड समझाया था। तो उसमें मैंने पाइथन में एजेंटिक एआई बनाया था, 3 एजेंट मैंने क्रिएट किए थे, लेकिन मैंने कोड में किया था। लेकिन आप अगर ऐसे कोडिंग नहीं चाहते, आप नो कोड में जाना चाहते हो, तो आपको एजोर में जाकर के एजेंट सर्विस आप डेवलप कर सकते हो, उसमें आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें एक और टॉपिक्स आ गया, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। तो जैसे मैं बताया था कि डाटा स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। एजोर डाटा फैक्ट्री मैंने बताया था, डाटा लेक बताया था मैंने, सिनैप्स बताया था मैंने डाटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन ये जो फैब्रिक्स होता है ना, ये इतना बड़ा डाटा सर्विस होता है कि इसमें सभी डाटा को डाल दो, यानी कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी के डाटा को इसमें आप डाल दो तो भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। तो ये काम क्या करता है कि वो डाटा को स्टोर ही करता है, डाटा तो स्टोर करता ही है, साथ में एनालाइज भी करता है, रिपोर्ट भी जनरेट करता है, पावर बीआई से भी कनेक्ट रहता है। तो ये डाटा से रिलेटेड 100% काम करता है। तो अगर जहां पर आप एआई का प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आपको फैब्रिक लेना पड़ता है। आप चैटबॉट वगैरह बना रहे हो एआई का, तो उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जब एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो जिस और इसमें डाटा बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई बैंक का एप्लीकेशन हो सकता है, या ऐसे अमेजन जैसा कोई एप्लीकेशन है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आते रहता है, डेली का डाटा बहुत अधिक मात्रा में आता है, और उसको एनालाइज भी करना रहता है, उसमें से प्रोडक्शन वगैरह भी करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, तो आपको फैब्रिक लेना होगा। तो फैब्रिक मतलब ये एजोर में फैब्रिक नाम से है। लेकिन अगर इस प्रकार की सर्विस आपको एडब्ल्यूएस में लेना है, जीसीपी में लेना है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो एजोर में जो सर्विस है वो फैब्रिक्स है। और ये फैब्रिक्स में हम क्या करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी के डाटा को स्टोर करते हैं,
और इसमें हम उसको एनालिसिस भी करते हैं और उस डाटा को हम पावर बीआई से रिपोर्टिंग फॉर्मेट में रियल टाइम हम देख सकते हैं। डाटा इंजीनियरिंग यानी कि डाटा साइंटिस्ट लोग जो काम है ना, वो इसी में करते हैं। अगर आपने फैब्रिक लगा दिया तो फैब्रिक में डाटा जो जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन वो क्लीन और ट्यून में जा रहा है। तो उसको क्लीन भी करते जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है, और इसमें पाइपलाइन बनाते हैं क्योंकि डाटा इसमें आ रहा है बहुत अलग अलग सेक्शन से आता है, किसी एक वे में नहीं आता है। मल्टीपल वे से डाटा यहाँ पर स्टोर होता है, तो उसके लिए पाइपलाइन वगैरह तैयार करते हैं। डाटा साइंस यानी कि इसमें जैसे बताया कि जो डाटा इंजीनियर काम करते हैं, तो इसमें वो डिप्लॉयमेंट भी करेंगे, डाटा को क्लीन अप भी करेंगे। तो मशीन लर्निंग, क्योंकि डाटा जब इसमें बहुत सारा आ जाएगा, हिस्ट्री डाटा भी आ जाएगा, तो जो एमएल होता है वो इसी पे काम करेगा, क्योंकि हिस्ट्री डाटा से ही तो उसको पैटर्न निकालना रहता है। तो एमएल टोटल जो रहता है फैब्रिक के ऊपर पे डिपेंड हो जाता है। और डाटा वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सब डाटा को ला करके यहाँ पर डंप किया जाता है। ठीक है, तो रिलेशनल डाटाबेस अगर हो गया आपका, इवन यहाँ तक कि नो सिक्वल डाटाबेस, नॉन रिलेशनल डाटाबेस, वो भी आप इसके यहीं पर लाके आप डालोगे। रिलेशनल तो डालोगे, नॉन रिलेशनल भी डाटा आप फैब्रिक में जाकर स्टोर करोगे। तो ये एक सेंटर पॉइंट हो गया जो सभी सेक्शन से कनेक्ट है, और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में डाटा इसमें स्टोर होते चले जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। A global retail corporation ingest a billion of daily point of sale transaction। अगर मान लो आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें डेली बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन आपके आ रहे हैं, एंट्री हो रहे हैं, है ना, तो ये आपको फैब्रिक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में आपके सारे के सारे डाटा स्टोर होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, डाटा इंजीनियर की टीम क्या करेगी, क्लीन करेगी। रॉ स्ट्रीम डाटा इसको क्लीन करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी, वैलिडेट करेगी उसको, ताकि उसमें एमएल काम कर सके। So data warehouse structure it for financial compliance. The data science team applies predictive models। यानी कि जो एमएल है ना, उसका काम होता है प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्ट करना, एनोमली डिटेक्ट करना, फोरकास्ट करना, ये सब काम होता है एमएल का। तो एमएल जो होता है टोटल इसके ऊपर काम करता है। और इससे क्या जुड़ा रहता है, पावर बीआई। पावर बीआई जो सबसे एडवांस रिपोर्टिंग टूल आज की डेट में है माइक्रोसॉफ्ट का, वो हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो रियल टाइम हमको रिपोर्ट मिलती है, और रिपोर्ट बहुत तेजी से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पावर बीआई का इस्तेमाल करते हैं। पावर बीआई किसी भी एप्लीकेशन में इजीली इंटीग्रेट भी हो जाता है फॉर रिपोर्टिंग। यहाँ पर कुछ लो है, जैसे आपका डाटा फैक्ट्री, फिर ये सिनेप्स डाटा इंजीनियरिंग, सिनेप्स डाटा साइंस, सिनेप्स डाटा वेयर हाउस, सिनेप्स रिटेल, पावर बीआई, डाटा एक्टिवेटर। तो ये सब क्या हो गया, हमारे डाटा के पूरे सोर्स है बहुत सारे। और ये सारे सोर्स आपको जा करके फैब्रिक्स में जाकर कलेक्ट होते हैं। तो फैब्रिक्स जो है, समझ जाओ कि आपके पूरे एप्लीकेशन का एंड टू एंड जितना डाटा रहेगा वो सारा डाटा पूरा फैब्रिक में आके स्टोर हो जाएगा। लेकिन फैब्रिक में रॉ डाटा नहीं रखते, ये हमेशा याद रखना। अगर कोई इंटरव्यूअर पूछ दिया कि फैब्रिक में क्या रॉ डाटा रखा जाता है, तो आपको बोलना नहीं। क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो एमएल सर्विसेज होती है, ठीक है, वो फैब्रिक्स पे जब काम करती है तो उसको ट्रांसफॉर्म किया हुआ, ट्यून और वैलिडेट किया हुआ डाटा चाहिए, ताकि उसका जो आउटपुट है वो एक्यूरेट आ सके। तो इसीलिए आपको बोलना है कि जो डाटा इंजीनियर और डाटा साइंटिस्ट है, वो कंटिन्यू इसमें काम करते रहते हैं, तो डाटा को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। थैंक यू टीम, आज के सेशन के लिए।